नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का वसंत एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विकास के अंतर्गत डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या है, डार्विनवाद के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, इन सब चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान हम ये भी समझेंगे आज कि डार्विनवाद न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों ये हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इन सब बातों पे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर को सुनते समझते रहिए, ठीक है। पहले हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार लैमार्कवाद और डार्विनवाद जैव विकास से किस प्रकार से संबंधित हैं, क्योंकि लैमार्कवाद इसके पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो मुख्य रूप से डार्विनवाद से संबंधित है। तो डार्विनवाद क्या है ये समझने के लिए हमें लैमार्कवाद को भी जानना होगा। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा, आप पहले लैमार्कवाद को समझने का प्रयास करें, फिर उसके बाद हम डार्विनवाद पे चर्चा करें, ठीक है। तो डार्विनवाद, लैमार्कवाद दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं और दोनों में कुछ अंतर भी हैं, ठीक है। जहाँ लैमार्क जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक जीव प्रकृति से सीधा संबंध रखता है। ये जो संबंध है वो परिवर्तन दशाओं के साथ साथ क्या है, बदलते रहते हैं। फिर वो अनुकूलन स्थापित करता है, अनुकूलन स्थापित करने के साथ साथ नए अपने अंगों का प्रयोग अधिक करता है, कुछ अंगों का प्रयोग कम करता है, जिससे उसके अंदर ग्रोथ होती है। कुछ अंगों में कुछ अंगों की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। फिर जिसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है उनके अंदर नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें लैमार्क क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। और यही उपार्जित लक्षण जब वंशानुगत हो जाते हैं, जिन्हें लैमार्क द्वारा बताया जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के द्वारा, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति जब होती रहती है तो नए जीव या नए प्रजाति के जीवों का उद्भव होता है, और जिसे लैमार्कवाद समझाना चाहते हैं कि यह होता है जैव विकास। और लैमार्कवाद के माध्यम से ये उदाहरण भी देते हैं जिराफ का, कि जिराफ की पहले गर्दन छोटी थी, पैर छोटे थे, फिर लगातार संघर्ष के दौरान ये पैर और गर्दन बड़ी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाया। इसके संबंध में अन्य मुख्य बातें जो हैं वो पिछले लेक्चर में हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से डार्विन। डार्विन जो वैज्ञानिक हैं वो मुख्य रूप से इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक वीगल नाम के जहाज पर यात्रा की। समुद्री यात्रा के दौरान इन्होंने नए नए जीवों को देखा, समझा और उसके बाद अपने इस सिद्धांत को दिया। ये जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से 1859 में दिया गया, और 1859 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। जातियों का उद्भव यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव, ठीक है। ये इनके द्वारा लिखी गई किताब थी। इस किताब के अंतर्गत वो मुख्य रूप से जो बात कहते हैं जैव विकास के संबंध में, हमें वो समझ लेना है, ठीक है। पहले तो ये कहना चाहते हैं डार्विन कि इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर क्या होता है, प्रजनन की तेज क्षमता होती है। प्रत्येक जीव अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ये बात यहाँ पे डार्विन साहब कहना चाह रहे हैं। और जब प्रत्येक जीव में प्रजनन की क्षमता होगी तो प्रजनन कर करके प्रत्येक जीव क्या करेंगे, नए नए जीवों को उत्पन्न करते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि इन जीवों की संख्या धरती पे बढ़ जाएगी। बढ़ने से प्राकृतिक रूप से भोजन और आवास की समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। यानी कि भोजन, खाना और घर रहने के लिए इन दोनों चीज़ों का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, यानी कि समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी, ठीक। आपने देखा होगा अगर अपने घर में 2 कमरे हैं और हम 5-6 लोग रहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे रहने के लिए वो स्थान उपयुक्त है। लेकिन घर में जब शादी हो रही है तो और भी कई मेहमान आ रहे हैं, तो अब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संकट उत्पन्न होगा। सब लोग अपने अपने लिए क्या करेंगे, एक विशिष्ट क्या करेंगे, चीज़ों को चुन लेंगे कि ये तकिया मेरा है, ये चप्पल मेरी है और रात को मैं यहाँ सोऊंगा, और ये वो सारी चीज़ें सब व्यवस्था कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये व्यवस्था में कोई फेल हो गया तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये प्रजनन की क्षमता होने के कारण हाथियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हाथियों में प्रजनन की क्षमता है।
शेर की भी बढ़ेगी क्योंकि शेर में भी प्रजनन की क्षमता है, हमारी भी बढ़ेगी क्योंकि हमारे अंदर भी प्रजनन की क्षमता है। यानी कि लगातार जीवों में प्रजनन की क्षमता बढ़े रहने से जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, और लगातार बढ़ती जाने से एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आएगा, कि जब भोजन की और आवास की समस्या उत्पन्न होगी। और जब समस्या उत्पन्न होगी तब डार्विन साहब ये बताते हैं, तब जीवन को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको कहते हैं स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस, यानी कि आपको एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यहीं पे डार्विन बताते हैं कि ये जो संघर्ष है वो आपको 3 प्रकार से करना पड़ेगा। पहला संघर्ष करना पड़ेगा आपको अपनी ही प्रजाति से, दूसरा संघर्ष करना पड़ेगा आपको दूसरी प्रजाति से, और तीसरा संघर्ष करना पड़ेगा आपको प्रकृति से। पहला संघर्ष अपनी ही प्रजाति से, दूसरा संघर्ष दूसरी प्रजाति से, तीसरा संघर्ष प्रकृति से। यदि आप शाकाहारी हैं तो दूसरी प्रजाति मांसाहारी भी है, आपको उससे संघर्ष करना पड़ेगा। और तीसरा प्रकृति से संघर्ष तो सभी को ही करना पड़ेगा, चाहे आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। और इन संघर्षों के दौरान जो जीव संघर्षों के दौरान जीत जाएगा, सफल हो जाएगा, उन जीवों के अंदर कुछ नए नए लक्षण पैदा हो जाएंगे, जिसको देखो लेमार्क के अंतर्गत, लेमार्कवाद के अंतर्गत उन्हें उपार्जित लक्षण कहा गया। डार्विन इन लक्षणों के अंतर्गत एक अलग बात कह देते हैं कि जब कोई जीव प्रजनन की क्षमता में तेज वृद्धि करेगा तो बाद में आके उसको संघर्ष करना है। संघर्ष 3 प्रकार से होंगे, तो संघर्ष के बाद उसके शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएंगी? विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन उत्पन्न हो जाएंगे, और यही वेरिएशन क्या हो जाएंगे? आगे चल के वंशानुगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वंशानुगत, यानी कि ट्रांसफर हो जाएंगे, आगे की जनरेशन में जाके क्या हो जाएंगे? ये ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होने लगेंगे, यही क्रम चलता रहेगा, तो आगे चल के वो ये बोलते हैं चौथे नंबर पे कि ऐसी स्थिति में जो जीव होता है, जीव के अंदर योग्यतम की उत्तरजीविका विकसित हो जाएगी। योग्यतम की उत्तरजीविका का विकास, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव करने के लिए वो क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। ठीक है, जब वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद प्रकृति क्या करेगी? उसका चयन करेगी। ठीक है, प्रकृति क्या करेगी? उसका चयन कर लेगी, यानी कि अब वही जीव जीवित रहेगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को प्राप्त कर लेगा। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को वही प्राप्त कर लेगा जिसके अंदर वो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी, और वो विभिन्नताएं तभी उत्पन्न होंगी जब इस संघर्ष में कोई जीव जीत जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके ये क्रमबद्ध रूप से चीजें चलती रहती हैं। फिर जाके इसी पूरे प्रक्रम के आधार पर डार्विन बता देते हैं कि यही है आपका जैव विकास। जैव विकास क्या है? कि प्रत्येक जीव में प्रजनन होता है, संख्या बढ़ती है, समस्या होती है, समस्या के बाद संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो वेरिएशन आए हैं वो वंशानुगत होते हैं, जिससे योग्यतम की उत्तरजीविका विकसित होती है। और उसके बाद योग्यतम की उत्तरजीविका जिसमें विकसित हो जाती है, प्रकृति उसका चयन करती है, और जिसका प्रकृति चयन करती है वो कल का सूरज देख पाता है, जिसका चयन नहीं होता है वो मर जाता है। और यही है आपका जैव विकास अकॉर्डिंग टू डार्विन। इसका भी अपना मत जो है उससे संबंधित कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण भी पेश करना पड़ेगा, नहीं बिना उदाहरण के आप ये समझ नहीं पाओगे। तो डार्विन ये कहना चाहते हैं कि एक जो समय था, उस समय में छोटी गर्दन वाले और बड़ी गर्दन वाले ये दोनों जिराफ मौजूद थे। लेमार्क क्या बता रहे थे कि छोटी वाली गर्दन वाले जिराफ मौजूद थे, धीरे धीरे उनमें विकास हुआ और वो बड़ी गर्दन हो गई। डार्विन ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, छोटी गर्दन बड़ी गर्दन वाले या छोटे पैर बड़े पैर वाले दोनों जिराफ एट अ टाइम मौजूद थे। फिर क्या हुआ? दोनों की संख्या बढ़ी, प्रजनन की क्षमता है ना दोनों में ही है, संख्या बढ़ी। संख्या बढ़ने के बाद क्या हुआ? संख्या बढ़ने के बाद हुआ कि भैया भोजन और आवास की समस्या उत्पन्न हुई। समस्या उत्पन्न हुई तो दोनों ने संघर्ष किया तो दोनों ने अपनी अपनी प्रजाति से भी संघर्ष किया, दूसरी प्रजाति से भी संघर्ष किया और प्रकृति से भी संघर्ष किया। इन संघर्ष में जब जमीन की घास खत्म हो गई तो ये वाला बेचारा खा ही नहीं पा रहा उल के, और ये आसानी से खा पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष में ये छोटे वाले हार गए, बड़े वाले जीत गए।
बड़े वाले जीत गए, इसलिए बड़े वालों के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, वेरिएशन उत्पन्न हुए, और यही वेरिएशन आगे चल के वंशानुगत हो गए, ट्रांसफर हो गए। फिर उसके अंदर, इसके अंदर देखा जाए कि योग्यतम की उत्तरजीविका विकसित हो गई और प्रकृति ने इसी का ही चयन किया, इसका चयन नहीं किया तो ये मर गए और ये जीवित रहे। और आज हम जो देख पा रहे हैं वो केवल बड़ी गर्दन और बड़े आगे के पैर रखने वाले जिराफों को ही देख पा रहे हैं। छोटी गर्दन और छोटे पैर वाले जिराफ विलुप्त हो गए, और यही जैव विकास है। अपने सिद्धांत के माध्यम से डार्विनवाद अपनी बात पूरी कर देते हैं। डार्विन जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी बात पूरी कर देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा अलग तरीके से डायग्राम के रूप में पढ़ लेते हैं, जिससे एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे डार्विनवाद जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दिया गया, 1859 में दिया गया, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नाम की बुक में दिया गया। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में इससे संबंधित फैक्ट पूछ लिया जाएगा। और ये जो दाढ़ी वाले बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ मुख्य विशेष बात यह है कि लगभग 8 वर्षों तक बीगल नाम के एक पानी के जो जहाज थे उसके अंदर समुद्री यात्रा की, और इस दौरान उन्होंने अपना एक मत रखा जिसे डार्विनवाद कहा गया। ठीक है, अब ये मुख्य बात क्या कहना चाहते हैं कि वही जीवों में अति उत्पादन क्षमता यानी कि तेज प्रजनन की क्षमता होती है, जिसके बाद संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि भोजन और आवास की समस्या उत्पन्न होने लगती है। भोजन और आवास, आवास यानी कि रहने के लिए और खाने के लिए चीजें खत्म बढ़ रही हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष जो हो रहा है वो जीवन को बनाए रखने के लिए हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस। ठीक है, और ये एग्जिस्टेंस करने के लिए संघर्ष 3 प्रकार से हो रहा है, सजाति यानी कि अपनी जाति के, और अंतरजातीय दूसरी जाति के, और वातावरणीय यानी कि प्रकृति के संबंध में 3 प्रकार के क्या हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। इन संघर्षों में जो जीव जीत जाते हैं उनके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जो आगे चल के वंशानुगत होती हैं यानी कि ट्रांसफर हो जाती हैं। जिनके अंदर ये क्रिया चल रही है उसके अंदर योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो सर्वाइव करने के लिए क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसी के फिट हुए जो जीव होते हैं उनका प्रकृति चयन करती है, जिसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। यही जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक चयन के नाम से भी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्राकृतिक चयन से संबंधित है, तो डार्विनवाद संबंधित है। ठीक है, और इसी प्राकृतिक चयन के दौर से गुजरने वाले जीव एक नई प्रजाति को जन्म देते हैं, जिसे डार्विन क्या कहते हैं, भाई यही है डार्विनवाद। और उदाहरण भी बहुत सिंपल है कि पहले आप देखो छोटी और बड़ी और बीच वाली सारे गर्दन वाले जिराफ जितने भी वैरायटी के थे सब थे, लेकिन सब हार गए, बड़ा वाला जीत गया। जो जीत गया सो आगे चला गया, बाकी के मर गए। यानी कि डार्विन ये कहना चाहते हैं छोटी और बड़ी गर्दन वाले दोनों जिराफ मौजूद थे। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि डार्विनवाद हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार से संबंधित है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या हम कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, या हमारी कोई दुकान है, या कोई भी ऐसी चीज़ व्यापार के संबंध में या पढ़ाई के संबंध में, तो हर एक व्यक्ति को ये स्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी मान के चलो पटवारी का दौर चल रहा है, पटवारी की परीक्षाएं चल रही हैं, होने वाली हैं, सभी लोग पटवारी का फॉर्म भर रहे हैं और सब लोग पटवारी बनना चाहते हैं। या अगर हम पीएससी की बात करें तो पिछले साल लगभग 3.5-4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ये बात निश्चित है कि इस बार जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर पिछली बार 4 लाख फॉर्म भरे गए थे तो इस बार लगभग 1 लाख फॉर्म एक्स्ट्रा भरे जाएंगे। तो लगातार संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डार्विन ने भी यही कहा ना कि लगातार क्या हो रही है, जीवों की संख्या बढ़ रही है। तो लगातार जब संख्या बढ़ेगी तो पोस्ट तो उतनी ही आ रही है ना। तो पोस्ट के लिए, अब पोस्ट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पोस्ट तो आपके पास उतनी ही है ना, मतलब पहले 400 निकली थी, अभी ज़्यादा 420 होंगी, है ना। पहले 300 निकली तो अब 312 होगी, इससे ज़्यादा अंतर होगा नहीं। तो लगभग पोस्ट तो उतनी है, लेकिन पोस्ट को प्राप्त करने के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। संघर्ष अब करना पड़ेगा, और ये संघर्ष कैसा करना पड़ेगा, जीवन के लिए संघर्ष, अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, आपको सिलेक्ट होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष कितने प्रकार से, 3 ही प्रकार से करना पड़ेगा।
पहला संघर्ष करना पड़ेगा आपको अपने ही प्रजाति यानी कि अपने ही घर वालों से। यदि आप लड़की हैं तो आपको ये संघर्ष करना पड़ेगा कि बस बेटा हो गई पढ़ाई, अब शादी करो और अपने घर जाओ। यदि आप लड़के हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस संबंध में संघर्ष करना पड़ेगा कि बस बहुत हो गया, शादी कर लो और कोई छोटी मोटी जॉब ले लो और फिर बाद में पढ़ते रहना। छोटी मोटी जॉब ले लो, जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर वाले आप पे दबाव बनाएंगे पटवारी की तैयारी कर लो, वो तुम्हारा तो हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपने उद्देश्य को अपनी निगाहों से हटने मत देना। अगर कूद गए हो अखाड़े में तो जीत कर ही निकलना, उसके पहले चाहे भले ही कुछ भी हो जाए दम मत हारना, ठीक है। क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी माझी द माउंटेन मैन, उसमें माझी द माउंटेन मैन क्या कहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको भी जब तक अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लेना है छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष आपको हमेशा करना रहेगा। पहले अपनी प्रजाति से, फिर दूसरी प्रजाति यानी कि अपने दोस्तों से करना पड़ेगा। मूवीज रिलीज हो रही हैं, पिकनिक के प्लान बन रहे हैं, आपको सबको मना कर देना है, नहीं मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ूंगा, उसके सिलेक्शन लूंगा, सिलेक्शन के बाद ही मैं कहीं घूमने जाऊंगा, दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो दूसरा संघर्ष अपने दोस्तों से। तीसरा संघर्ष प्रकृति से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ठंड पड़ रही है, मैं जैकेट में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका मतलब ठंड पड़ रही है तो आप भी यही सोच रहे होगे कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, ठंड खत्म हो जाएगी तब पढ़ेंगे, तब तक पेपर ही आ जाएगा। क्योंकि ठंड के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात और प्रकृति की दशाएं बदलती रहेंगी। आपको आलस नहीं करना है, आपको संघर्ष में बने रहना है और जीतना है। जब आप जीत जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर वो विविधताएं उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि विभिन्नताएं, वेरिएशंस उत्पन्न होने लग जाएंगे। जैसे आपको जो नहीं पता है वो पता लगने लग जाएगा, जो नहीं पता था, जो पहले कभी वो टफ लगता था, साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ वगैरह जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आपने नहीं पढ़े थे, आप संघर्ष में आगे बढ़ते जाइए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। यानी आपके अंदर वो ज्ञान की विविधता उत्पन्न होने लग जाएगी। जब ज्ञान की विविधता उत्पन्न हो जाएगी तो आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। और ऐसी स्थिति जब आपके साथ बनने लगेगी तो प्रकृति आपका चयन करेगी, यानी कि पीएससी लोक सेवा आयोग आपका चयन करेगा और आपके चयन के बाद आपके नाम के आगे लगा होगा डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी, जो आप पोस्ट चाहते हैं वो। तो हर एक व्यक्ति इन संघर्ष से गुजरता है। तो डार्विनवाद जो कह रहे हैं, हालांकि डार्विनवाद का जो सिद्धांत था, डार्विन जो कह रहे थे वो मुख्य रूप से वैज्ञानिक रूप से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से लेमार्कवाद उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति बताते हैं, उसी प्रकार से ये भी विविधताएं उत्पन्न कर रहे हैं, उनकी वंशानुगति कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन दैनिक जीवन में यही होता है। यदि आप संघर्ष में हार जाएंगे तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपने एक नॉर्मल सी कहावत है, सभी लोग बोलते हैं, आपको भी पता होगा, जो सो गया सो खो गया, जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है वो खोबत है। इस प्रकार की आपने कहानी कहावतें सुनी होंगी, वही जीवन का असली सत्य है। आप संघर्ष में बाहर निकल जाएंगे तो आपकी जगह कोई और ले लेगा, और ये संघर्ष 3 प्रकार से ही होगा। एक निश्चित समय के बाद आपके घर वाले भी आप पे दबाव बनाएंगे, आपके दोस्त भी बनाएंगे, आपके रिश्तेदार भी बनाएंगे, लेकिन आप यदि दृढ़ निश्चय रखते हैं तो आपको इस क्षेत्र में डटे रहना है। आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को प्राप्त करना है, तभी आपको चयनित किया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें थी, इसलिए आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके संबंध में कुछ आलोचनाएं हैं, तो आलोचनाओं को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। डार्विन यह बताने में असमर्थ रहे कि विभिन्नताएं क्यों और कैसे उत्पन्न होती हैं। इस संबंध में डार्विनवाद के सिद्धांत की क्या कर दी गई, आलोचना कर दी गई, ठीक है। फिर दूसरा जो आलोचना का मुख्य बिंदु था, वो यह भी नहीं बता सके कि विभिन्नताओं की वंशानुगति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे होती है। जैसा अभी मैंने बताया कि जिस तरह से लेमार्क बता रहे हैं उसी प्रकार से डार्विन बता रहे हैं, और ऐसा होता ही नहीं है, तो वैज्ञानिक कसौटी पर ये फेल हो गए। लेकिन डार्विन बाद हमें जीवन को सिखाने के बारे में एक सही राय देता है, ठीक है। यह व्यक्तिगत मत है। डार्विन के अनुसार केवल उपयोगी परिवर्तन ही वंशानुगत होते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। अनुपयोगी परिवर्तन भी वंशानुगत होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर अवशेषी अंग लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं। जब अनुपयोगी लक्षण है, जब आपने योग्यतम की उत्तरजीविका को प्राप्त कर लिया है, तो आपने कुछ लक्षण को छोड़ भी तो दिया है, फिर वो लक्षण ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं?
बल्कि डार्विन ये बताने में असमर्थ रहे। डार्विन ने कायिक और जनन कोशिकाओं की विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं बताया। पता हो तब तो बताएं बेचारे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसके संबंध में जो तीसरा भाग है वो आपसे जल्द ही चर्चा करेंगे एक अगले लेक्चर में। अभी हमें इजाजत दी दी जाने के लिए, और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियोस लगातार मिलते रहें। जय हिंद।